नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल माकड़ी फाटक नीमका थाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने नवा अध्याय पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद में आज हम देखते हैं आपका 10वां अध्याय है मानव बस्तियां। इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है और मेरा मानना है कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी के सभी जो प्रश्न है वो सही करोगे। आप थोड़ा सा ध्यान यहीं दे लीजिए आप, फिर आपके दिमाग में जरूर फिट हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर है। इजी क्यों बनता है? क्योंकि आप बस्तियों में रहते हो। आप कहीं दूसरे ग्रह के व्यक्ति तो है नहीं, यहीं पे पृथ्वी के ऊपर रहते हो। आप कहीं बाहर मैदानों में तो रहते नहीं हो कि खुले में आसमान के नीचे रहते हो। आप बस्तियां बना के रहते हो, मकान बना के रहते हो, तो आपके आसपास का क्षेत्र है, इसलिए आपका ये जो चैप्टर है ये काफी इजी बन जाता है। तो आज देखेंगे हम मानव बस्तियां। मानव बस्ती किसे कहें? बस्ती मनुष्य आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उसके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। साधारण शब्दों में कि बस्ती किसे कहेंगे? हम जहां पे रहते हैं, हमारा जहां निवास स्थान है, वहां पर हम मकान बना के रहें, चाहे वो मकान कच्चा हो चाहे पक्का। लेकिन यदि मकान बना के रहते हैं, इन मकानों के समूह को क्या कहते हैं हम? बस्ती। मानव जहां निवास करता है वहां पर मकान बनाएगा और उन मकानों के समूह को क्या कहेंगे? मानव बस्ती। अब इस मानव बस्ती में मकानों के साथ साथ में जो आने जाने के रास्ते हैं वो भी सम्मिलित किए जाते हैं। कि आपने एक मानव बस्ती बना ली, ठीक है, ये आपने मकान बना लिए। इन मकानों में आने जाने का जो रास्ते हैं वो भी इसमें क्या कर लिए जाते हैं? सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो इन मकानों के समूह को जहां पर मानव निवास करता है, मकान बनाकर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? मानव बस्ती। क्या कहेंगे? मानव बस्ती। मानव बस्तियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है ग्रामीण बस्तियां और एक होती है नगरीय बस्ती। हम कौन सी बस्ती को तो ग्रामीण कहें, कौन सी बस्ती को नगरीय बस्ती कहें, इनमें अंतर करना काफी बड़ा मुश्किल है कि कौन सी नगरीय बस्ती है और कौन सी ग्रामीण बस्ती है। आप सोच रहे होंगे कि जो गांव में रह रहे हैं वो ग्रामीण बस्ती है, जो नगरों में रह रहे हैं वो नगरीय बस्ती है। बात तो सही है आपकी कि गांव में रह रहे हैं वो ग्रामीण बस्ती है और जो नगरों में रह रहे हैं वो नगरीय बस्ती है। लेकिन आप मेरे को यह बताइए कि ग्रामीण जो बस्ती गांव में रह रही है उसका क्या आधार है कि वो ग्रामीण बस्ती है, और जो नगरों में रह रही है उसका क्या आधार है कि वो नगरीय बस्ती है? भाई चलो मान लेते हैं हम कि जनसंख्या के आधार पर आप बता रहे हैं कि गांव में जनसंख्या कम है तो वो ग्रामीण बस्ती होगी, नगरों में जनसंख्या अधिक है तो वो नगरीय बस्ती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। भाई यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें या फिर हम जो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी बात करें तो उनमें जो नगरीय बस्ती होती है और एक हमारे भारत में जो ग्रामीण बस्ती होती है, उस ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या उन देशों की नगरीय बस्तियों की जनसंख्या से क्या होती है? अधिक होती है। भाई एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? ग्रामीण नगरीय बस्ती है,
यहां की जनसंख्या है मान लीजिए 2000 है, कितनी है 2000, और हमारे भारत में एक ग्रामीण बस्ती देखें, उसकी जनसंख्या ये आपको 5000 मिल जाएगी। तो जनसंख्या के आधार पर तो हम ये बता नहीं सकते कि ये नगरीय बस्ती है और ये ग्रामीण बस्ती है, नहीं बता सकते ना। ये एक विकसित राष्ट्र की जो नगरीय बस्ती है उसमें मात्र 2000 व्यक्ति रह रहे हैं, और एक भारत की जो ग्रामीण बस्ती है उसमें 5000 व्यक्ति रह रहे हैं। तो इससे अंतर कर सकते हैं क्या जनसंख्या के आधार पर? नहीं कर सकते। जनसंख्या के आधार पर हम नहीं बता सकते कि ये ग्रामीण बस्ती है और ये नगरीय बस्ती है। चलो दूसरा आधार ले लेते हैं, कार्यों के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर लेते हैं। ग्रामीण बस्तियां वे कहलाती हैं जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। कौन से क्रियाकलाप? प्राथमिक। और नगरीय बस्तियां वहां वो कहलाती हैं जिनमें द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नगरीय बस्ती। इसके आधार पर भी हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का विभाजन नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, पेट्रोल पंप। कौन सा उदाहरण है? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप कौन से क्रियाकलाप में आएगा? द्वितीयक क्रियाकलाप में, क्योंकि वो क्या प्रदान कर रहा है? सेवा, और सेवा प्रदान करने वाले किस में आते हैं? द्वितीयक। तो पेट्रोल पंप किस में आ गया? सॉरी, तृतीयक में। सेवा कौन से में दे रहे हैं हम? तृतीयक में। द्वितीयक में हम विनिर्माण कर रहे हैं, तो तृतीयक में आता है पेट्रोल पंप। लेकिन अमेरिका राष्ट्र में जो पेट्रोल पंप है वो ग्रामीण बस्तियों में भी होते हैं। कौन सी बस्तियों में होते हैं? ग्रामीण बस्तियों में। तो वो भी तो क्या दे रहे हैं? सेवा। कौन से में आ गए? तृतीयक में। और भारत में यदि देखें तो ग्रामीण बस्तियों में पेट्रोल पंप है ही नहीं, नहीं है ना, ठीक है। तो हम कार्य के आधार पर कर सकते हैं क्या बंटवारा? नहीं कर सकते। अर्थात हम ये देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का जो विभाजन किया जाता है उसमें हम स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कार्यों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का विभाजन कर सकते हैं। इसके आधार पर? कार्यों के आधार। अब देखिए, दो प्रकार की बताई मैंने बस्तियां, कितने, कौन कौन सी? एक तो ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्ती, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती किसको कहें और नगरीय बस्ती किसको कहें। मैंने अभी तक यह बताया है कि इसका जो विभाजन है वो करना आसान नहीं है कि कौन सी ग्रामीण बस्ती है और कौन सी नगरीय बस्ती है, लेकिन फिर भी जो व्यवसाय है, जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उनके आधार पर हम उनका विभाजन कर सकते हैं। देखिए, ग्रामीण बस्ती, यहां के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर कौन से क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप के ऊपर निर्भर करते हैं। और आपको पता ही है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं? मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, टोकरियां बनाना, खनिज आदि कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोग हैं और वो एक मकान बना के आप मकानों का समूह बनाकर रह रहे हैं, तो उसको कौन सी बस्ती कहेंगे? हमें ग्रामीण बस्ती कहेंगे। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादन सब्जी, फूल, अनाज, फल आदि उत्पादित किया जाता है और कहां भेज दिया जाता है? नगरों में भेज दिया जाता है। ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः सामाजिक प्रबंधन प्रगाढ़ होते हैं और ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है। ये ग्रामीण बस्तियों की विशेषता है भाई। ग्रामीण बस्ती तो किसको कहेंगे? जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जिस बस्ती में प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं
उसको क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्ती कहेंगे। ठीक है। अब विशेषता यह है, जो ग्रामीण बस्तियां उत्पादन कर रही हैं जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का या तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में क्या कर देती हैं? उनका विक्रय कर देती हैं, उनको बेच देती हैं। दूसरी चीज, ग्रामीण बस्तियों में जो लोग हैं वो ज्यादातर या जल्दी से स्थान नहीं बदलते हैं कि हमने एक ग्रामीण बस्ती बसाई। आपके गांव के जो लोग हैं वो रह रहे हैं, उनके पीढ़ी दर वहीं पर रह रहे हैं, वो दूसरे स्थान को उस स्थान पर नहीं जाना चाहते। तो जो रह रहे हैं पुराने समय से, तो आसपास के लोगों के साथ में संबंध क्या होगा? गहरा प्रगाढ़ होगा, गहरा संबंध होगा, आपसी संबंध अच्छे होंगे। लेकिन यदि शहरों की बात करें, आज इस फ्लैट में रह रहा आदमी उसकी शहर के दूसरे कोने में ट्रांसफर हो जाता है या दूसरे कोने में उसको काम मिल जाता है, तो उस फ्लैट को छोड़कर वो दूसरे फ्लैट में चला जाता है। तो उनमें अच्छा संबंध बनना रहता है कि आपस में नहीं बनता। ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में आपसी जो सहयोग है, आपसी जो संबंध है, वो अच्छे होते हैं और अधिक होते हैं। लेकिन ग्रामीण नगरीय बस्तियों में ऐसे नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करें थोड़ा सा, ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे थे, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे ग्रामीण बस्ती? वे बस्तियां जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है। 1991 में, कब? 1991 की जो भारत में जनगणना की गई थी, उस जनगणना में यह बताया गया था कि भारत में कौन सी बस्ती तो नगरीय होगी और कौन सी बस्ती ग्रामीण होगी। अब जो नगरीय बस्ती के बारे में बताया गया था, वो ये बताया गया था कि जो 4 शर्तें पूरा करती हैं वो तो नगरीय बस्तियां होंगी, और जो 4 शर्तों में एक शर्त भी पूरा नहीं कर पाती है वो कौन सी होंगी? ग्रामीण बस्तियों। 4 शर्तें कौन कौन सी थी? कि नगरीय बस्तियों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या छावनी बोर्ड होना चाहिए। वो कौन सी बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती कहलाएगी। क्या क्या होना चाहिए? नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या छावनी बोर्ड। यदि जिस बस्ती में होगा तो वो कौन सी बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती। कौन सी कहलाएगी? नगरीय बस्ती कहलाएगी। दूसरी शर्त कि उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5000 से अधिक होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगी? नगरीय बस्ती। तीसरी शर्त, शाबाश, 75% जनसंख्या किसमें संलग्न होनी चाहिए? गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। चौथी कौन सी शर्त है? शाबाश, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व। तो ये 4 शर्तें हैं। पहली, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या छावनी बोर्ड होना चाहिए। दूसरी, 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी, 75% गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या संलग्न होनी चाहिए। चौथी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, तो ही वो क्या कौन सी बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती कहलाएगी। और बाकी की पूरी कौन सी बस्तियां कहलाएंगी? ग्रामीण बस्तियां कहलाएंगी। समझ में आया ये बात? ठीक है।
तो ये तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या हो गए अंतर। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी बस्तियां नगरीय बस्तियां कहलाने के लिए कौन सी शर्तों का पालन करेंगी, ठीक है, या नगरीय बस्ती कहने के लिए कौन सी शर्तें लागू होंगी, ठीक है। और ये प्रश्न भी आता है भाई 3 नंबर का लगभग आता है, ठीक है, काफी इजी प्रश्न है। तो 4 शर्तें हैं ये, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और छावनी बोर्ड होना चाहिए। जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए। 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए जनसंख्या, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बस्तियों के प्रकार का प्रतिरूप। बस्तियों के कितने प्रतिरूप होते हैं, ठीक है, क्या देखेंगे हम, बस्तियों के प्रतिरूप। तो बस्तियों के 2 प्रतिरूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रतिरूप। एक तो होता है सहत बस्ती और दूसरा होता है प्रकीर्ण बस्ती। कौन कौन से? सहत बस्ती और दूसरा होता है प्रकीर्ण। कौन सा होता है? सहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। अब सहत बस्ती किसको कहें हम? वह बस्ती जिसके मकान, जिसमें मकान पास पास हो। कैसे हो? पास पास हो, ठीक है, एक छत से दूसरी छत पर आसानी से जा सके, ठीक है। तो कब जाएगा? जब मकान क्या होंगे? पास पास। अर्थात सहत बस्ती में मकानों की स्थिति कैसी रहेगी? पास पास रहेगी, ठीक है। अब यदि मकानों की स्थिति पास पास रहती है तो उन लोगों में जो सामाजिक प्रगाढ़ता है वो अच्छी रहेगी या कमजोर रहेगी? अच्छी रहेगी। सामाजिक प्रगाढ़ता अच्छी रहेगी। वो आपस में सहयोग करेंगे। सहत बस्ती में क्या करेंगे? आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। और सहत बस्ती में अधिकतर लगभग एक जैसा व्यवसाय किया जाएगा। सहत बस्ती में एक जैसा व्यवसाय किया जाएगा। यदि उस बस्ती में लोग कृषि कर रहे हैं तो सभी लोग क्या करेंगे? कृषि। लगभग सभी लोग क्या करेंगे? कृषि। यदि उस बस्ती में मछली पकड़ रहे हैं तो लगभग सभी लोग क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे, ठीक है। यदि खनन कार्यों में लगे हुए हैं तो खनन कार्य ही करेंगे। तो सहत बस्ती में मकान पास पास होंगे, सभी लोग अपने जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो एक जैसा ही आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे और उनमें सामाजिक प्रगाढ़ता होगी, आपस में सहयोग की भावना होगी। उस बस्ती को क्या कहेंगे? सहत बस्ती। दूसरी बस्ती आती है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती वो बस्तियां होती हैं जो दूर दूर स्थित हो, यानी कि उन बस्तियों का जो विभाजन या अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो खेत होंगे। यानी कि 2 खेत के बाद में दूसरी बस्ती आ जाएगी, 2 खेत के बाद में दूसरी बस्ती आ जाएगी। आपने भी देखा होगा, यदि आप ढाणियों में रह रहे हो, भाई जो ढाणी है, पल्ली है, ठीक है, पल्ली ढाणी को ही कहते हैं। ये दूसरी किताब में हम जो है अपनी दूसरी किताब उसमें हम बस्तियां वापिस पढ़ेंगे। उसमें बस्तियों के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। 4 प्रकार की होती हैं भारत में बस्तियां, ठीक है, उनमें आएगा। तो आप देखते हो कि जो ढाणियां हैं वो एक ढाणी यहां पे है, 4-5 खेतों के बाद में दूसरी ढाणी है, मिलती है कि नहीं मिलती? ऐसी बस्तियों को क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्ती। यानी कि इन बस्तियों का जो एक दूसरे बस्ती को अलग करती हैं वो खेत करते हैं। 1-2 खेत के बाद में एक बस्ती आती है, फिर दूसरी बस्ती आ जाती है, ठीक है। ऐसी बस्तियों को क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्ती।
ये लोग अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका सुबह और शाम को कोई या तो कोई चौक होता है या कोई मंदिर होता है, ठीक है, या फिर कोई ग्राम सभा का स्थान होता है जहां पर ये लोग सुबह और शाम आकर आपस में मिलते हैं, ठीक है। पूरे दिन भर नहीं मिलते हैं, पूरे दिन भर अपने काम में संलग्न रहते हैं, लेकिन सुबह या शाम को आकर ये लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बस्तियों को क्या कहेंगे? परकीर्ण बस्तियां कहेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की। तो ग्रामीण बस्तियों की हमने विशेषता देखी कि ग्रामीण बस्तियां कौन सी कहलाएंगी? जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न हो, जहां के लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न हो, ठीक है। अपने उत्पाद कहां बेचती है? नगरों को बेचती है। आपसी सहयोग क्या रहता है? अच्छा रहता है, ठीक है। एक दूसरे की सहायता करते हैं और ग्रामीण बस्तियों में लगभग एक जैसे ही आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि किन कारकों के द्वारा ग्रामीण बस्तियां बसेंगी और किन कारकों के द्वारा ग्रामीण बस्तियां नहीं बसेंगी, ठीक है। एक तो वे कारक होंगे जिनकी वजह से ग्रामीण बस्तियों का बसाव होगा, एक वो कारण होंगे जिनके कारण बस्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएंगी। तो सबसे पहला जो कारक है वो जल आपूर्ति है। भाई मेरे को आप ये बताइए कि आप अपने मकान कहां बनाना पसंद करेंगे? जहां पर आपको जल की सुविधा उपलब्ध होगी वहां पर आप अपने मकान बनाएंगे, और जहां जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां थोड़ी मकान बनाएंगे, बस्ती थोड़ी बसाएंगे। बस्ती तो वहां बसेगी जहां आपको जल की आपूर्ति होती है। अब जल काफी काम में आता है, आपके दैनिक जीवन में काम में आता है, आपकी कृषि के लिए काम में आता है, आपका जो पशुपालन है उसके लिए काम में आता है। तो हम जो भी मानव बस्तियां बसेंगी वो कहां पर बसेंगी? जो जल के स्रोत हैं उनके आसपास ही बस्तियां बसेंगी। यदि पुराने समय की बात करें तो ज्यादातर जो बस्तियां बसी हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, कहां बसी है? जलीय स्रोतों के समीप बसी है। तो अधिकतर जो भी सभ्यताएं हैं उनका जो बसाव हुआ है, जो निर्मित हुई है, वो उन्हीं क्षेत्रों में निर्मित हुई है जहां पर जल के स्रोत उपलब्ध थे, वहीं हुई है। साधारणतः ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोत या जल राशियों जैसे नदी, झीलों या झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है। ये जलीय स्रोत है, नदियां, झीलें, तालाब, झरने जलीय स्रोत है। यहां पर किसका निर्माण हुआ है? मानव बस्तियों का हुआ है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। अब आप दलदल में बसोगे क्या? बसना पड़ेगा, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जो दलदलीय क्षेत्र है वहां पर मानव बस्तियों का निर्माण नहीं होता, लेकिन यदि हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया को देखें तो वहां पर दलदली क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण होता है। दलदली क्षेत्रों में वहां निर्माण क्यों होता है? कि उन क्षेत्रों में चावल की कृषि अच्छी तरीके से की जा सकती है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी एशिया में दलदली भूमि पर मानव बस्तियों का निर्माण होता है, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र में दलदली भूमि के ऊपर निर्माण नहीं होता। समझ में आई? नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में, जिसको नम भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? भूमि दो प्रकार की होगी इसमें, नम भूमि और शुष्क भूमि। नम भूमि वो होगी जहां पर जलीय स्रोत है, और उसके जो नीचे की भूमि है, जहां पर दलदली भूमि है या नीचे वाली भूमि है जहां पर जल की प्राप्ति है, वहां पर मानव बस्तियों का निर्माण होगा। और यह दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत होता है। वहां नम भूमि में वो लोग क्या करते हैं? उन जलीय स्रोतों से अपनी कृषि का उत्पादन करते हैं, वहां से जल की प्राप्ति कर लेते हैं और उस जल से क्या करते हैं?
कृषि उत्पादित करते हैं। इसलिए उन नम भूमियों में बस्तियों का बसाव होता है और दलदली भूमि में बसाव होता है। लेकिन विपरीत यदि यूरोप का देखें तो यूरोप में वहां पर बसाव नहीं होता है। ठीक है, तो नम भूमि में भी होगा बसाव और शुष्क भूमि में भी होगा। शुष्क भूमि में इसलिए होगा, शुष्क भूमियां जो वेदिकाएं होती है, नदी वेदिकाएं, उन नदी वेदिकाओं के ऊपर बसती हैं या तटों के ऊपर बसती हैं। वो शुष्क भूमि क्यों कहलाएगी? वहां जो जलीय स्रोत है वो काफी नीचा है। ठीक है, तो वो जो शुष्क भूमि के ऊपर मानव बस्तियां बसती हैं वो इसलिए बसती हैं कि उनको बाढ़ का डर रहता है कि कभी भी बाढ़ आ जाए तो उनके मकानों का नुकसान ना हो, इसलिए वो शुष्क भूमि के ऊपर बसते हैं, नदी वेदिकाओं या तटबंधों के ऊपर बसते हैं। ठीक है, तो नम भूमि और शुष्क भूमि दोनों भूमियों के ऊपर मानव बस्तियों का निर्माण होता है। दूसरी चीज, जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर नदियां प्रभावित है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, वहां पर मानव बस्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि वहां की जो मृदा है वो काफी उपजाऊ होती है और जलीय स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, जिससे वो लोग अपना कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं और ग्रामीण बस्तियों का निर्माण या मानव बस्तियों का निर्माण आसानी से वहां पर हो जाता है। दूसरी चीज, भूमि। भूमि मानव बसावट के लिए काफी महत्वपूर्ण कारक है। हम उसी भूमि का चयन करते हैं जो समतल भूमि है। अब समतल भूमि हमारे को काफी फायदे पहुंचाती है। समतल भूमि के ऊपर हम आसानी से कृषि कर सकते हैं, आसानी से परिवहन के मार्गों को स्थापित कर सकते हैं, आसानी से उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जो मानव बस्तियों का निर्माण हुआ है वो कौन सी भूमि के ऊपर हुआ है? समतल भूमि के ऊपर हुआ है। दूसरी, उच्च भूमि के ऊपर मानव बस्तियों का निर्माण होता है। उच्च भूमियों के ऊपर मानव बस्तियों का निर्माण क्यों होगा? क्योंकि उनको खतरा रहता है किससे? जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर आए साल बाढ़ आती है, वे लोग कौन सी भूमि के ऊपर अपने मानव बस्ती का निर्माण करेंगे? उच्च भूमि के ऊपर, जहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंच सके। तो वो कौन सी भूमि का चयन करेंगे? उच्च भूमि का। तो सम के ऊपर क्या मानव बस्तियों का निर्माण होगा? नहीं होगा। कारण कि वहां पर एक तो जलीय स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे, जल की प्राप्ति नहीं होगी, यातायात के मार्ग जो आसानी से नहीं बनाए जा सकते वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अन्य जो कृषि उत्पादन के लिए जो भूमि है उसका भी वो भी अनुपलब्ध होगी। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों या वनीय क्षेत्रों में मानव बस्तियों का कम निर्माण होता है, बल्कि वहीं यदि दूसरी तरफ देखें तो जो समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, नदियों से निर्मित जो भूमि है, वहां पर ज्यादातर मानव बस्तियों का निर्माण होता है। हमने अभी बात की थी संघनन बस्ती और सहत बस्ती या संघनन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती की। तो सहत और संघनन जो बस्तियों का निर्माण होता है वो मैदानी भागों में होता है। जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उनमें सबसे ज्यादा सहत बस्तियों का निर्माण होता है। और जो प्रकीर्ण बस्तियां देखी जाती हैं ये वनों, जंगलों या पर्वतीय क्षेत्रों में देखी जाती हैं। देखिए, भूमि मानव बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहां भूमि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त तो और उपजाऊ होती है। किसी भी क्षेत्र प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में बसते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं। चावल की कृषि के लिए सहायक होती है। ये मैंने आपको समझा दिया कि ज्यादातर जो मानव है वो कौन सी बस्ती का चुनाव करता है? समतल क्षेत्रों का चुनाव करता है। और जो भूमि उपजाऊ होती है उसका ज्यादातर चुनाव करता है और वहां अपनी मानव बस्तियों का निर्माण करता है। तीसरी जो हम देखें जो कारक है मानव बस्तियों को बसाने के लिए वो है उच्च भूमि क्षेत्र। कौन सा है? उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र का चुनाव मानव अपनी सुरक्षा के लिए करता है। जो उच्च भूमि होती है उसका चुनाव क्यों करेगा? अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। जैसे सुरक्षा किसी से भी हो सकती है, किसी भी कारणों से हो सकती है, या तो जंगली जानवरों से हो सकती है, या दूसरे के हमले से हो सकती है, दूसरे समाज के हमले से हो सकती है, या प्राकृतिक कारकों के द्वारा हो सकती है। जैसे उच्च भूमि का चुनाव क्यों करता है? जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, आए दिन बाढ़ आती है, वो लोग अपनी मानव बस्तियों का निर्माण कहां पर करेंगे? उच्च भूमि के ऊपर करेंगे, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है।
जिससे उनको क्या फायदा होगा, उनके जो आवास है, जो बस्तियां हैं, वो पानी से उनका नुकसान नहीं होता। दूसरा समाज है जो युद्ध की या फिर हमले करते हैं, उनके लिए वो लोग उनसे बचने के लिए वो लोग उच्च भूमि का उपयोग करते थे। जैसे आज राजस्थान के यदि दुर्ग देखें तो राजस्थान के ज्यादातर दुर्ग पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं। वो वहां राजा को पर्वत के ऊपर बनाने की क्या आवश्यकता थी, नीचे ही रह जाता। ऊपर सुबह शाम चढ़ता है, दिक्कत आती है, राजा को भी आती है, प्रजा को भी आती है। उसने वहां क्यों बनाया? अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर पहले हमला करता था उसको राज्य को प्राप्त करने के लिए। तो यदि पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के ऊपर होगा तो जो हमला करेगा वो उसको तो चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर से यदि हमला होगा तो वो हारेगा। इसलिए वो लोग क्या करते थे, अपने दुर्गों का निर्माण करते थे, उच्च भूमि के ऊपर निर्माण करते थे। ठीक है, इसलिए वो उच्च भूमि का चुनाव करते हैं। देखिए, मानव अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों का इसलिए चुनाव करता है ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके। एक तो बाढ़ से बच सकता है। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों के ऊपर बनाते हैं। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में दलदली भूमि के ऊपर भी मानव क्या करते हैं, अपनी बस्तियों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी बस्तियां स्तंभों के ऊपर होगी। जो दलदली भूमि है, स्तंभ के ऊपर, नीचे से स्तंभ ले लेंगे और ऊपर मकान बना लेंगे। स्तंभ क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि जो दलदली भूमि है उसमें कई जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसलिए उनसे बचाव हो सके। और दूसरा, यदि बाढ़ का पानी यदि ज्यादा आ जाए तो उसके मकान को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये दलदली भूमि में जो लोग हैं अपने मकान किसके ऊपर बनाते हैं? स्तंभों के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, यदि हम देखें, इसी में देखें, हम एक चीज और देख लेते हैं, भूमि। इसमें हमने यह कहा कि उच्च भूमि के ऊपर निवास कर रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया कौन सा राष्ट्र है? नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो लोग हैं अपनी मानव बस्ती इंशेलबर्ग के ऊपर बनाते हैं। इंशेलबर्ग आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। इंशेलबर्ग एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन द्वारा अपर्दन किया जाता है तो जो मुलायम शैलें होती हैं उनका तो वो अपर्दन कर देती है, लेकिन एक कठोर चट्टान का अपर्दन नहीं कर पाती। और वे कठोर चट्टानें उन मैदानों में एक स्तंभ के आकार में खड़ी दिखाई देती है। ठीक है, इनको कहते हैं इंशेलबर्ग। और नाइजीरिया में जो ये लोग हैं वो अपनी मानव बस्तियों का निर्माण किसके ऊपर करते हैं? इंशेलबर्ग के ऊपर करते हैं। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। क्यों करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से। यदि हम चीन की बात करें तो चीन में जो एक क्षेत्र है लोयस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? लोयस क्षेत्र, जहां पर लोयस मृदा की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इस लोयस क्षेत्र में ये लोग कंदराओं में अपनी मानव बस्तियां बसाते हैं। चीन में जो लोयस क्षेत्र है ये लोग कहां अपनी मानव बस्तियां बसाते हैं? कंदराओं में अपनी मानव बस्तियों का निर्माण करते हैं। किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? यदि भारत की बात करें तो भारत में सुरक्षा की दृष्टि से जो मानव बस्तियां बसाई गई पहले, वो कहां पे बसाई गई? दुर्गों पर। ठीक है, पर्वतों के ऊपर दुर्ग बनाए गए और वहां मानव बस्तियों का निर्माण किया गया। यदि अफ्रीका के सवाना क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र की? अफ्रीका के सवाना क्षेत्र की बात करें
तो यहां पर ये लोग अपना जो आवास बनाते हैं वो कच्ची ईंटों से बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? किससे बनाते हैं? कच्ची ईंटों से। यह आएगा किसके कारण? कि जो मानव बस्तियों का जो निर्माण सामग्री है, मानव बस्तियां किससे बनाई जाएं, उसके आधार पर अफ्रीका में जो सवाना क्षेत्र है वो कौन सी सामग्री का उपयोग करता है? कच्ची सामग्री का। चीन में जो सामग्री प्राप्त होती है वहां लोएस मैदान में सामग्री प्राप्त नहीं होगी तो वो किसका निर्माण करेगा? किस में मानव बस्तियां बसाएगा? कंदराओं में। ठीक है। ग्रह निर्माण सामग्री कि मानव बस्तियां कहां किस प्रकार की बसेंगी, वहां पर कौन कौन सी गृह निर्माण की सामग्री उपलब्ध है, उसी गृह निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यदि वन्य क्षेत्र है तो वन क्षेत्र में कौन सी सामग्री ज्यादा प्राप्त होगी? लकड़ी। तो मकान किससे बनाए जाएंगे? लकड़ी से। यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो मकान किससे बनाए जाएंगे? पत्थरों से। ठीक है। बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे? तो इसी प्रकार से यदि हम देखें ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में निर्माण सामग्री कौन सी प्राप्त होगी? बर्फ। कौन सी होगी? बर्फ होगी। तो वो अपना मकान किससे बनाएंगे? बर्फ से। और बर्फ से बने हुए मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। यानी कि वो अपना एक बर्फ से मकान बनाएंगे और यहां पर एक छोटा क्या होता है? दरवाजा। ठीक है। काफी छोटा होता है जिसमें खड़ा होकर नहीं घुसते, केवल किस तरीके से घुसते हैं? लेटकर अंदर चले जाते, उसको कहते हैं इग्लू। तो बर्फ से बना हुआ मकान क्या कहलाएगा? इग्लू। कौन से क्षेत्रों में बनाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाया जाता है। निर्माण सामग्री लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों का चुनाव किया जहां निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध थी। जैसे वन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध थी, पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर थे आदि। चीन के लोए क्षेत्र में वहां के लोग कहां पर निवास बनाते हैं? अपना कंदराओं में, क्योंकि वहां निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं है लोए क्षेत्र में। तो जो कंदराएं बन जाती हैं अपरदन के कारण, उन कंदराओं में वो अपना निवास स्थान बना लेते। तो ये बात थी ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले भौगोलिक परिस्थितियां या अन्य कारक। इन्हीं कारकों की वजह से कहां कहां कौन कौन सी बस्तियां, किस प्रकार की बस्तियां बसेंगी। जैसे जलापूर्ति है तो वहां बस्तियां बसेंगी, जहां जलापूर्ति नहीं है वहां बस्तियां का निर्माण नहीं होगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, वहां ज्यादा बस्तियों का निर्माण होगा। उच्च भूमि क्षेत्र बस्तियों का निर्माण होगा अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे बाढ़ है, ठीक है, या फिर दूसरे समाज से या दूसरे कबीलों से उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। गृह निर्माण सामग्री, जहां अच्छी गृह निर्माण सामग्री उपलब्ध, कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की निर्माण सामग्री उपलब्ध होगी, वहां उसी तरीके के मकान बनाए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कैसे होंगे। प्रतिरूप का मतलब है कि वो ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार की दिखाई देती हैं। यदि हम दूर से देखें तो वो बस्ती किस प्रकार से दिखाई देती है, आयताकार देती है या वर्ताकार देती है या टी आकार की देती है या रेखीय आकार की देती है या मधुमक्खी छत्ता जैसी दिखाई देती है, किस प्रकार की आकृति दिखाई देती है उस बस्ती की, वो उस बस्ती का क्या होगा? प्रतिरूप होगा। ठीक है, कि बस्ती बस गई, वो हमारे को दूर से किस प्रकार से दिखाई दे रही है, गोल दिखाई दे रही है या आयताकार दिखाई दे रही है या वाई आकार की दिखाई दे रही है या टी आकार की दिखाई दे रही है, किस प्रकार की दिखाई दे रही है, उसको कहेंगे बस्तियों के प्रतिरूप। ठीक है, यदि हम बस्तियों के प्रतिरूप देखें तो सबसे पहले देखते हैं विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? विन्यास के आधार पर। देखिए, विन्यास के आधार पर देखेंगे, विन्यास के आधार पर किस प्रकार से देखेंगे। यदि कोई बस्ती मैदानों में बस रही है तो उसको कौन सी बस्ती कहेंगे? मैदानी बस्ती।
कौन सी कहेंगे? मैदानी बस्ती। यदि वो पठारी क्षेत्रों में बस रही है तो उसको कौन सी कहेंगे? पठारी बस्ती। भाई भूविन्यास, भूमि कैसी है? मरुस्थलीय है, पठारी है, या समतल है, या तटीय है? यह है धरातल का विन्यास। तो यदि मैदानों में है तो उसको मैदानी बस्ती कहेंगे, पठारों में है तो पठारी बस्ती कहेंगे, यदि मरुस्थलों में है तो मरुस्थलीय बस्ती कहेंगे, यदि वनों में है तो वनीय बस्ती कहेंगे, यदि तटों पर है तो तटीय बस्ती कहेंगे। तो विन्यास के आधार पर कितने भाग हो गए इसके? 5 भाग हो गए। मैदानी बस्ती, मरुस्थलीय बस्ती, वनीय बस्ती, पठारी बस्ती और तटीय बस्ती। तो विन्यास के आधार पर कितने भाग हो गए बस्तियों के? 5 प्रतिरूप हो गए। ठीक है। दूसरा, यदि हम देखें तो कार्य के आधार पर बस्तियों का प्रतिरूप या वर्गीकरण, तो कार्यों के आधार पर कि उस बस्ती में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए एक बस्ती पे पूरे के पूरे लोग किस में संलग्न है? कृषि कार्यों में संलग्न है, तो उस बस्ती को क्या कह देंगे हम? कृषि बस्ती। क्या कह देंगे? मान लीजिए एक बस्ती में पूरे के पूरे लोग पशुपालन कर रहे हैं, तो उसको क्या कह देंगे? पशुपालन बस्ती। एक बस्ती में मान लीजिए लकड़ी काट रहे हैं, तो उसको कौन सी बस्ती कहेंगे? लकड़ी बस्ती नहीं, लकड़हारा बस्ती। ठीक है। एक बस्ती में मत्स्य पालन या मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कह देंगे? मछुआरा बस्ती। तो इस प्रकार से कार्यों के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो आकृति के आधार पर किस प्रकार से होगा। कि उस भाई 2 चीजें बताई मैंने आप, बस्तियों का प्रकार। एक तो विन्यास के आधार पर 5 प्रकार हो गए, एक कार्यों के आधार पर, जैसे कृषि बस्ती है, पशुपालन बस्ती है, मछुआरा बस्ती है, या लकड़हारा बस्ती है, ऐसी बस्तियां हो जाएंगी। अब हम देखते हैं आकृति के आधार पर किस प्रकार की बस्तियां बसेंगी। तो आकृति के आधार पर सबसे पहले देखते हैं हम रेखिक प्रतिरूप। रेखिक जो प्रतिरूप है वो या तो किसी सड़क के सहारे, या रेल मार्ग के सहारे, या नदी के सहारे, या नहर के सहारे यदि मानव बस्तियों का निर्माण होता है तो उस प्रतिरूप को क्या कहेंगे? हमें रेखिक प्रतिरूप। भाई एक सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, इस सड़क के दोनों किनारों के ऊपर मानव बस्तियों का यदि निर्माण हो गया, दोनों किनारों के ऊपर मानव बस्तियों का निर्माण हो गया, तो ये कैसी है? एक सीधी तो है, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहेंगे? रेखिक प्रतिरूप कहेंगे। ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल मार्गों के साथ साथ होता है। चाहे कोई रेल मार्ग जा रहा है, इसके दोनों ओर क्या हो गया? मानव बस्तियों का निर्माण हो गया। कोई नदी जा रही है, दोनों ओर हो गया, दोनों तटों पे। नहर जा रही है, दोनों तटों पे हो गया, तो उसको कौन सी बस्ती कहेंगे? रेखिक प्रतिरूप। ठीक है। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियां समतल मैदानों में ज्यादा बसती हैं। कौन से मैदानों में? समतल मैदानों में, जहां पर समतल मैदान हो। और समतल मैदानों के ऊपर जब 2 सड़क मार्ग, कौन से? 2 सड़क मार्ग आपस में समकोण की स्थिति पर आपस में काटते हैं, और जहां पर ये काटते हैं उसके चारों तरफ मानव के आवासों का निर्माण हो जाता है। जैसे इस प्रकार से मानव आवासों का निर्माण हो गया। ठीक है। तो यह बस्ती का प्रतिरूप क्या कहलाएगा? आयताकार प्रतिरूप कहलाएगा। ठीक है। ऐसी बस्तियों का निर्माण ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़क एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटते हैं।
तो वहां पर कौन सी बस्ती का निर्माण हो जाएगा? आयताकार प्रतिरूप का निर्माण हो जाएगा। तीसरा है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण कब होगा? यदि किसी झील या किसी तालाब, ठीक है, के चारों तरफ मानव आवास बन जाए तो उसका प्रतिरूप कैसा दिखाई देगा? वर्ताकार प्रतिरूप दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए एक ये तालाब है और इसके चारों तरफ मानव बस्ती का निर्माण, मानव आवासों का निर्माण हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रतिरूप कैसा दिखाई देगा? वर्ताकार प्रतिरूप दिखाई देगा। या तो ये तालाब हो सकता है, या फिर ये कोई झील हो सकती है, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से गांव के बीच में कोई स्थान छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब वो स्थान किस लिए छोड़ा गया है? उस मानव बस्ती के जितने भी पशु हैं, वो पशु उस स्थान के ऊपर रात को रह सकते हैं, जिससे रात में जो जंगली जानवर हैं उनसे खतरा ना हो। तो बीच में स्थान छोड़ दिया जाता है और उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? मानव आवासों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी बस्तियों के प्रतिरूप को क्या कहेंगे? वर्ताकार प्रतिरूप। तारक प्रतिरूप। देखिए, वर्ताकार प्रतिरूप, ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील के चारों ओर विकसित हो जाती है। तारक प्रतिरूप, कई बार क्या होता है कि कई सड़कें आपस में आकर एक स्थान पर मिल जाती हैं। मान लीजिए ये कई सड़कें आपस में आकर इस स्थान पर मिल जाती हैं। इन सड़कों के सहारे सहारे जब मानव आवासों का निर्माण हो जाता है तो ऐसी बस्ती के प्रतिरूप को क्या कहेंगे? तारक प्रतिरूप कहेंगे। तारकीय या तारक, तारकीय, तारकीय एक ही बात है भाई, तारक प्रतिरूप या तारकीय प्रतिरूप। कभी कभी कई सड़कें, मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांव सभी दिशाओं में आने वाली सड़कों के किनारे बस जाते हैं। वे तारे के आकार की बस्तियों का निर्माण कर लेंगे। यानी कि दूर से यदि देखेंगे उस बस्ती को तो कैसी दिखाई देगी? वो कि एक तारे के रूप में दिखाई देगी। ऐसी बस्तियों को तारक प्रतिरूप कहते हैं। टी आकार की बस्ती, वाई आकार की बस्ती और क्रॉस आकार की बस्ती। टी आकार की बस्ती का निर्माण कब होगा? एक मुख्य सड़क पर कोई अन्य सड़क आकर मिलती है। मुख्य सड़क पर कोई अन्य मार्ग आकर मिल जाता है तो इन मार्गों के सहारे सहारे जो आवासों का निर्माण हो जाता है, तो ऐसी बस्ती को कौन सी बस्ती कहेंगे? टी आकार की बस्ती कहेंगे। वाई आकार की बस्ती, जब दो मार्ग आकर एक मुख्य मार्ग से मिल जाते हैं, दो मार्ग आकर एक मुख्य मार्ग से मिल जाते हैं, या फिर दो नदियां आकर एक मुख्य नदी में मिलती हैं और इन नदियों के तटों के ऊपर मानव बस्तियों का निर्माण हो जाता है, तो ये कौन सी बस्ती कहलाएगी? वाई आकार की बस्ती कहलाएगी। जहां कोई तिराया हो, भाई दो मार्ग थे आकर मिल गए और एक मुख्य मार्ग से मिल गए, तो ये क्या बन गया? तिराया बन गया ना। तो इनके दोनों ओर जो मानव आवास बन जाएंगे तो कौन सी बस्ती कहलाएगी? वाई आकार की बस्ती कहलाएगी। जहां तिराए मिलते हैं वहां विकसित होती है वाई आकार की बस्तियां, वहां विकसित हो जाती है। जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिल जाते हैं, दो मार्ग आए
और तीसरे मार्ग से मिल गए, तो वो भी कौन सी कहलाएगी? वाई आकार की बस्ती कहलाएगी। कौन सी बस्ती कहलाएगी? वाई आकार की बस्ती कहलाएगी। क्रॉस बस्ती, यदि एक मुख्य मार्ग पर, यदि एक मुख्य मार्ग है, ठीक है, एक मुख्य मार्ग के ऊपर कोई अन्य मार्ग उसको क्रॉस कर देता है, उसको क्रॉस कर देता है, तो यहां पर जो आवास बन जाते हैं वो बस्ती कौन सी कहलाएगी? क्रॉस बस्ती कहलाएगी। एक बस्ती और होती है भाई, दोहरे ग्राम बस्ती। कौन सी होती है? दोहरे ग्राम बस्ती। दोहरे ग्राम बस्ती कौन सी कहलाएगी? कि मान लीजिए एक नदी है और उस नदी के ऊपर क्या है? पुल है। तो एक बस्ती तो यहां बस गई और एक यहां बस गई, ठीक है। नदी से पुल जा रहा है, तो एक तो इस तट के ऊपर बस गई, एक इस तट के ऊपर बस गई। बस्ती तो एक ही है ये। इस बस्ती का जो नाम है, मान लीजिए इस बस्ती का नाम ए है, तो इसका नाम भी क्या है? ए। लेकिन दोनों तटों के ऊपर बस रही हैं और वो किससे मिल रही हैं? आपस में एक पुल से मिल रही हैं। तो ऐसी बस्तियों को क्या कहेंगे? दोहरे ग्राम बस्ती कहेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहां चित्र को देखिए आप, ये तो है एक रेखीय बस्ती। देखिए ये एक या तो मुख्य सड़क मार्ग जा रहा है, ठीक है। कौन सा मार्ग जा रहा है? सड़क मार्ग जा रहा है। और इसके दोनों तरफ ये क्या हो गए? मानव आवास हो गए, निर्माण हो गया। तो ये प्रतिरूप कौन सा कहलाएगा? रेखिक प्रतिरूप। चौक पट्टी प्रतिरूप, यानी एक मुख्य मार्ग था, इसको दूसरे मार्ग ने काट दिया, यानी कि चौराया बन गया, और इसके दोनों ओर किसका निर्माण हो गया? आवासों का। तो ये कौन सा प्रतिरूप हो गया? चौक पट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप का भी निर्माण इसी तरीके से होगा, ठीक है। फिर तारे के आकार का प्रतिरूप, कई मार्ग आपस में आकर एक बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं और उनके दोनों तरफ आवासों का निर्माण हो रहा है, तो यह कौन सा प्रतिरूप कहलाएगा? तारे के आकार का प्रतिरूप। टी आकार प्रतिरूप, यदि मुख्य मार्ग था, अन्य मार्ग आकर इस पे मिल जाता है, इसको क्रॉस नहीं करता, बल्कि यहां पे मुख्य मार्ग है, अन्य मार्ग आया और यहां मिल गया, इसको क्रॉस नहीं किया। मार्ग आया, यहां मिल गया, क्रॉस नहीं किया। इनके दोनों ओर जो मानव बसावट हो गई, इसको कौन सा प्रतिरूप कहेंगे? टी आकार का प्रतिरूप। कोई झील है या तालाब है और इसके चारों तरफ क्या हो गए? आवासों का निर्माण हो गया, तो कौन सा प्रतिरूप बन गया? वर्ताकार प्रतिरूप। दोहरे प्रतिरूप। दोहरे प्रतिरूप, एक मान लीजिए मुख्य नदी थी, इसके ऊपर से मुख्य नदी थी ये, ठीक है, इसके ऊपर से एक पुल बना दिया, दोनों ओर क्या बन गए? आवास बन गए, तो इसको क्या कहेंगे? दोहरे प्रतिरूप या दोहरे ग्राम बस्तियां, ठीक है। तो ये बस्तियों के प्रतिरूप के कुछ चित्र थे, आपकी एग्जाम में कई बार आता है। आयताकार प्रतिरूप को, बस्तियों के आयताकार प्रतिरूप को चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है, तो इस चित्र को भी ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम
ग्रामीण बस्तियों की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं देख लेते हैं, या फिर कल चलो हम ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कल देखेंगे। धन्यवाद।